रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आप लोग देख रहे होंगे मुख्तलिफ़ लेक्चर्स को, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स थोड़े से डिफ़िकल्ट थे लेकिन ज़रा शॉर्ट थे। आप लोगों को मेरे ख्याल समझने में आसानी रही होगी। आज एक ऐसा लेक्चर्स है जो थोड़ा सा डिटेल है। इसमें लेक्चर्स है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेसिकली सुपरपोज होने का मतलब ये होता है कि बाहमी बगलगीर होना, एक दूसरी वेव का दूसरी वेव के साथ मिल जाना, एक इफेक्ट का दूसरे इफेक्ट के साथ ऐड अप हो जाना। इस अमल को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा मेंशन किया है व्हेन द सेवरल इफेक्ट्स, यहाँ इफेक्ट्स का मतलब है डिफरेंट वेव्स, व्हेन द सेवरल इफेक्ट्स अकरिंग सिमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में ये सारी वेव क्या करें, अकर्स करें एक ही मीडियम के ऊपर, तो देन नेट इफेक्ट इज़ द सम। तो जो नेट इफेक्ट होगा वो सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट, यानी इंडिविजुअल इफेक्ट के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, अगर हम 10 वेव एक मीडियम में एक ही लाइन पे छोड़ते हैं तो 10 का जो नेट इफेक्ट होगा वो 10 के इंडिविजुअल के मजमूए के बराबर होगा। मसलन एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 है, एक का 3 है, एक का 1 है, सबको ऐड करेंगे तो नेट इफेक्ट जो होगा उनके सम के मजमूए के क्या होगा, बराबर होगा। ओके। लेटर टू वेव्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रिंग। फ़र्ज़ करते हैं कि किसी वेव में दो वेव मूव करती हैं और उनमें से उनके जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्स ऑफ टी एंड वाई टू एक्स ऑफ टी। डिस्प्लेसमेंट फॉर क्या है, ईच। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, तो वाई एक्स ऑफ टी प्लस वाई टू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई एक्स ऑफ टी। इस दोनों को हमने यहाँ पे प्रॉपरली क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये हो सकता है एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो सकता है डायरेक्शन में अपोजिट हो, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो वेव्स होती हैं उनके अंदर जो तब्दीली आती है वो एक पेचीदगी पैदा कर देती है। इस वजह से इसका नाम रख दिया गया कम्प्लेक्स वेव। क्या नाम रखा गया, कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स वेव को एक मैथमेटिशियंस भी है, फिजिस्ट भी है, उसका नाम है फोरियर, उसने इसको एक्सप्लेन किया था। तो फोरियर एक्सप्लेन द कम्प्लेक्स वेव बाय द थ्योरम। एक उसने रूल्स बयान किया फोरियर ने, जो कि बहुत अच्छा फिजिक्स था। उसने कहा कि हाँ इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने थ्योरम के ज़रिए। थ्योरम इन बेसिकली ला दे दिया, और वो थ्योरम क्या था कि एवरी कम्प्लेक्स वेव, कि जो हर कम्प्लेक्स वेव इसके मजमूए से हासिल होती है, ठीक है, वो क्या है, इज़ द सुपर पोजिशन ऑफ द सेवरल साइनोसाइडल वेव्स ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन द लाइट ऑफ दिस। वो कहना ये चाहता है कि ये जो कम्प्लेक्स वेव होती है बेसिकली मुख्तलिफ साइनोसाइडल वेव को एक इकट्ठा करके ग्रुप बना देती है। तो उससे हासिल होने वाला जो ग्रुप है जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कम्प्लेक्स वेव कहते हैं। तो इन वो कम्प्लेक्स वेव के बारे में समझा रहा है। कम्प्लेक्स वेव्स मुख्तलिफ इंडिविजुअल को मजमूई अमल से शो करती है जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के इफेक्ट या वेव्स क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जब आप एप्लीकेशंस में देखते हैं तो 3 बेसिक चीज़ इसके नज़र आती हैं। 3 बेसिक हेडिंग जो बेसिक आर्टिकल्स है वो है नंबर 1 डिस्पर्शन। आपने देखा होगा कि लाइट मुख्तलिफ कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, कुछ वेव डिस्पर्स होती हैं और कुछ नहीं होती। इसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं कि डिस्पर्शन बुनियादी तौर पे है क्या। बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के एप्लीकेशंस है और इसका कंसेप्ट कुछ यूँ है। इफ़ द सेवरल साइनोसाइडल वेव्स, अगर मुख्तलिफ साइनोसाइडल वेव्स हैं, बहुत सारी साइनोसाइडल वेव्स हैं, इन मूव्स इन ए मीडियम, वो किसी मीडियम के अंदर क्या करती हैं, मूव करती हैं, ऑफ द सेम स्पीड। शर्त ये है कि उन सब वेव की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। तो क्या कंसेप्ट मिला कि मुख्तलिफ साइनोसाइडल वेव लें जो एक मीडियम के अंदर मूव करें और सब की स्पीड आपस में क्या होनी चाहिए, सेम। फिर क्या होगा, तो देन दे प्रोड्यूस ए पल्स ऑफ द सेम शेप। जब वो वेव मिलेंगी तो उनके वेव के मिलने से एक पल्स ऑफ वेव बनेगा, यानी ग्रुप ऑफ वेव बनेगा, उसे पल्स कहते हैं। और वो जो पल्स होगा वो उसी शेप का होगा जिस शेप की क्या होंगी, वेव होंगी। अगर तो ये पल्स उसी शेप का होता है जिस शेप की वेव आ रही हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये मीडियम और ये जो वेव्स हैं ये डिस्पर्स लेस हैं, यानी यहाँ डिस्पर्शन का अमल वाक़ई नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुख्तलिफ वेव्स मिलके जब एक इफेक्ट क्रिएट करती हैं, उस इफेक्ट की शेप, पल्स की शेप पहली वेव के साथ मैच करे और कोई तब्दीली शेप के अंदर ना आए, तो इस अमल को कौन सा अमल कहते हैं, डिस्पर्स लेस, यानी डिस्पर्शन का अमल वाक़ई नहीं हुआ। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। इफ़ द स्पीड ऑफ साइन वेव डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी देन द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डोंट एड अप टू गिव द कॉन्स्टेंट शेप। क्या कहना चाहता है
वो कहता है कि फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ साइनोसाइडल वेव्स हैं जिनकी स्पीड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट स्पीड होगी। वहाँ स्पीड क्या थी? सेम। यहाँ स्पीड क्या? मुख्तलिफ। जब मुख्तलिफ स्पीड की वेव आपस में मिलती हैं तो जो उससे एक कम्प्लेक्स वेव बनेगा, जो एक पल्स क्रिएट होगा, वो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी शेप को बरकरार रख सके, क्योंकि स्पीड के डिफरेंट होने से जब एड अप होता है तो उसका शेप जो थी वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती। इसका मतलब शेप क्या हो जाती? चेंज हो जाती। अगर शेप चेंज हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि मीडियम्स और वेव के बारे में हमारा क्या कंसेप्ट होगा कि वो डिस्पर्शन क्रिएट होगी। तो अब क्लियर क्या हुआ कि अगर मुख्तलिफ साइनोसाइडल वेव जो एक स्पीड से मूव करें और मिल के एक ऐसा पल्स बनाएं जिसकी शेप में तब्दीली ना आए, इस अमल को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन लेस। कोई डिस्पर्शन ना हुई। अगर हमारी साइन वेव मुख्तलिफ स्पीड की हैं जिनकी स्पीड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उनके ऐड होने से एक ऐसा पल्स क्रिएट होता है जिसकी शेप भी तब्दील हो जाती है। अगर उसकी शेप चेंज हो जाए तो मीडियम और वेव दोनों क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स। एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 नंबर में मेंशन किया कि लाइट जब वैक्यूम में चलती है तो डिस्पर्सलेस होती है, डिस्पर्शन पैदा नहीं होती। वही लाइट जब किसी मीडियम ट्रांसपेरेंट में, जैसे कि गिलास में से गुजरे, पानी में से गुजरे, तो लाइट मुख्तलिफ कलर में फैल जाती है। इस अमल को डिस्पर्शन कहते हैं। इसका मतलब लाइट गिलास और वाटर में क्या कर रही है? डिस्पर्शन कर रही है। और जब लाइट वैक्यूम में होती है तो डिस्पर्शन नहीं करती। तो डिस्पर्शन का ताल्लुक मीडियम के साथ भी मौजूद है। स्पीड ऑफ पल्स, वो जो ग्रुप बनता है पल्स का, उसको हम ग्रुप स्पीड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रुप स्पीड। अब बेटा याद रखना है, अगर तो ये जो पल्स है इसकी शेप तब्दील नहीं होती तो फिर इसका मतलब इसकी वही स्पीड रहती है जो आने वाली वेव्स की होती है। और आने वाली साइन वेव की क्या स्पीड होती है? उसे कहते हैं v = f/μ। और ये अमल कब हम लिख सकते हैं? जब हम डिस्पर्स लेस हों, यानी डिस्पर्शन का अमल वाक़ई ना हो। तो अगर डिस्पर्शन का अमल नहीं होगा तो फिर क्या कंसेप्ट डेवलप होगा कि पल्स की जो स्पीड होगी वो बेसिकली वही स्पीड होगी जो आने वाली साइन वेव की होगी। और वो साइन वेव की स्पीड हमने पहले पढ़ी है, किसके बराबर है? f/μ √v के बराबर होगी। और इस स्पीड की इफेक्ट या रिजल्ट कब होगा? जब हम डिस्पर्सलेस होंगे। जब क्या होंगे? डिस्पर्सलेस होंगे। अगर हम डिस्पर्शन के अमल से गुजरते हैं, डिस्पर्शन का अमल टेक प्लेस करता है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारी ग्रुप स्पीड मुख्तलिफ वेव की मुख्तलिफ होगी, उसमें कोई फिक्स स्पीड हमें हासिल नहीं होगी। तो ये था टॉपिक, किससे मुतल्लिक था? डिस्पर्शन से। हम पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस के हवाले से। यकीनन आपने एफएससी के अंदर भी इसको पढ़ा था। इंटरफेरेंस बुनियादी तौर पे उन वेव्स के दरमियान होता है जो आइडेंटिकल्स होती हैं, उनकी वेवलेंथ बराबर होगी, फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, एम्पलीट्यूड, मीडियम, हर चीज़ बराबर होता है। तो ऐसी वेव्स को जब हम आपस में सुपरपोज करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक उनको मैच करते हैं, तो वो आपस में ऐड अप होती हैं। जब वो ऐड अप होती हैं तो 2 फिनोमेना में नज़र आते हैं। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है कि इफ़ द 2 आर मोर वेव्स इन फेज, अगर ये दोनों वेव्स इन फेज होती हैं। अब इन फेज का क्या मतलब है? अगर एक वेव का कास्ट है तो दूसरी का भी कास्ट है, एक का टफ है तो दूसरी का भी क्या टफ है। जब ये दोनों मिलेंगी तो एम्पलीट्यूड में खातिर खा इजाफा होगा। इस अमल को हम लोग इन फेज कहते हैं। जब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होता है तो ये तामीर हो रही है, हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दे दिया। इसी तरीके से व्हेन द 2 वेव्स आर आउट ऑफ फेज, अगर ये आउट ऑफ फेज होती हैं तो और आपस में मिल जाएं तो दे कैंसल ईच अदर। नाउ दे सपोर्ट ईच अदर, दे कैंसल ईच अदर। क्या होगा? एक का कास्ट आ रहा है, दूसरे का क्या आ रहा है? टफ। जब कास्ट और टफ मिलते हैं तो एक प्लस एक माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ सपोर्ट हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है? कैंसिल। जहाँ सपोर्ट होती है वहाँ कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ कैंसिल करते हैं वहाँ क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है। हम आगे चलते हैं। अगर फ़र्ज़ करें 2 वेव्स हैं जिनको हम आपस में एडअप करते हैं और उनमें से इंटरफेरेंस अमल को स्टडी करते हैं, तो फ़र्ज़ करें एक डिस्प्लेसमेंट है साई y1 x(t), ym sin kx - ωt + 5, और दूसरे की कीमत है y2 x(t), ym sin kx - ωt। ज़रा ऊपर नीचे दोनों में देखें, थोड़ा सा हमने फेज डिफरेंट कर दिया है। यानी यहाँ पे फाई है, यहाँ पे फाई मौजूद नहीं है। यहाँ फाई की कीमत क्या है? 0। नीचे मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेव नंबर k कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। बाकी हर चीज़ कांस्टेंट है। थोड़ा सा हमने इस फेज को चेंज करने की कोशिश की उसमें देखने के लिए, और फाई जो है वह कांस्टेंट नहीं है। तो ये कहता है कि क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं? यस। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो y1 + y2 = y। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्या होगा? सुपरपोजिशन। हम इनको ऐड करने के लिए ये नीचे y(x(t) = y, पहले की कीमत पुट कर दी यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, फिर दूसरी की कीमत पुट कर दी इक्वेशन नंबर क्या है? 2 से। अगर आप बेटा गौर करें तो इसमें y m तो दोनों में कॉमन है, मगर ये क्या है? ये भी साइन का फंक्शन है, तो ये क्या है? ये भी साइन का फंक्शन है। एक मैथमेटिक फार्मूला ये ऊपर छोटा सा मैंने मेंशन कर दिया है कि साइन अल्फ़ा
प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 काज अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अगर एक एंगल को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा, तो साइन के लिए दोनों एंगल को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और काज के लिए दोनों को माइनस करके 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड। थोड़ा सा इसको मुख्तसर किया कि ज़ाहिर ये 2 हमारा पास यहाँ आ जाएगा, वाई एम चूँकि दोनों में पाया जाता है कॉमनली यहाँ आ जाएगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos फाइव बाई 2, और जब इसको बेटा ऐड करेंगे तो फिर क्या आएगा, साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस क्या होगा 5 बाई 2। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 3 जो है ये हमने इस फार्मूले की मदद से हासिल की कि साइन वाले फंक्शन में ए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 किया और काज वाले फंक्शन में अल्फा माइनस बीटा बाई क्या किया, 2। इस तरीके से ये नई इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को अगर हम पिछली इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो तकरीबन सेम इक्वेशन ही बनती है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ फाई की कीमत क्या आ रही है, 5 बाई 2 आ रही है, वहाँ फाई लिखी हुई थी, वहाँ पे एम्पलीट्यूड वाई एम था, यहाँ एम्पलीट्यूड 2 वाई एम cos 5 बाई 2 है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड में और फेज में फ़र्क पैदा हुआ, तो हम लिखेंगे ओनली डिफर फ्राम द ओरिजिनल 5 बाई 2 एंड क्या होगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड। इसका मतलब इसमें जो तब्दीली आई है अपने ओरिजिनल वेव से वो 2 चीज़ों में आई है। किस चीज़ में, एक एम्पलीट्यूड चेंज होगा जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, और दूसरा क्या चेंज होगा, फेज चेंज होगा, जिसके साथ हम क्या लिख रहे हैं, 5 बाई 2। इस तरीके से हमें पता चला कि इंटरफेरेंस के अवसर से सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ता है, एम्पलीट्यूड पे, और फिर दूसरा असर किस चीज़ के ऊपर होता है, फेज पे। आगे चलते हैं, इसको ज़रा हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कैसे पढ़ा जा सकता है। ज़रा इस इक्वेशन नंबर 3 में फाई की कीमत 0 पुट करते हैं। तो बेटा जब फाई 0 पुट करेंगे तो पहली बात यहाँ देखें, फाई 0 पुट करेंगे काज 0 हो जाएगा, और काज 0 की 1 होती है तो यहाँ एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2m। यहाँ क्या सूरत हाल होगी, यहाँ जब वैल्यूज पुट करते हैं फाई की 0 को तो कंसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2m cos 1 हो चुका, बाकी बचेगा साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब जब फाई को हमने 0 पुट किया तो ये रिजल्ट ये शो कर रहा है कि एम्पलीट्यूड डबल हो गया है और फंक्शन अपने आप को बरकरार रखे हुए। इसका मतलब ये कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव, और इसमें रिजल्ट कौन सा आपको हासिल हो रहा है, मैक्सिमम। सेम एज बेटा अगर फाई की कीमत पाई पुट कर दे इसी इक्वेशन में तो क्या होगा, अब यहाँ पाई पुट करेंगे तो cos पाई की कीमत क्या हो जाएगी, उसके लिहाज से जैसे कीमत पुट करते हैं तो सारे बटे के अंदर जो पाई बाई 2 की फैक्टर्स की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ हमने पुट क्या किया आप लोगों ने, पाई, मगर बटे में 2 पहले से मौजूद है तो रिजल्ट क्या होगा, पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की कीमत किसके बराबर होती है, 0 के। जब यहाँ 0 आ जाएगा ये पूरे फैक्टर को क्या कर देगा, 0 कर देगा, और जैसे ये कीमत 0 होगी हमारा सारे का सारा फंक्शन के सत्य में चले जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में। इस तरीके से ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तीसरी एप्लीकेशन है, उसका नाम है स्टैंडिंग वेव। ये भी एफएससी पढ़ा हुआ है। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि व्हेन 2 सिमिलर वेव्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब 2 एक जैसी वेव अपोजिट में आकर टकराती हैं तो एक खास किस्म की वेव बनती हैं जिन्हें लूप से बनते हैं, इनको हम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहते हैं, जिसमें एक जगह पे नोड बनता है, दूसरी जगह पे क्या बनता है, एंटी नोड। नोड जो होता है जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा 0 रहता है, एंटी नोड वो होता है इसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम। बेटो से लिहाज से मैंने थोड़ा मुख्तसर से ये डायग्राम देखेंगे, ये क्या बनता है, एंटी नोड, ये क्या बनता है, नोड, ये क्या बनता है, नोड। इस तरीके से यहाँ कुछ चीज़ें मैंने शो की हैं। थोड़ा मैंने शॉर्ट इसलिए किया कि एफएससी के अंदर आप लोगों ने पहले डिटेल ली हुई है। आगे बढ़ते हैं, वाई एक्स ऑफ टी हमारा वही पहले वाला फंक्शन से हो गया, y2 ये दूसरी इक्वेशन से हमारे पास होगी, सॉरी यहाँ पे। तो इसमें हमने तब्दीली ये की है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इधर क्या लिख दिया, के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब प्लस और माइनस से आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने जस्ट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये देखें जस्ट ऐड हो रहे हैं, ऐसे जैसे ही ऐड होंगे बेटा इसके ऊपर फिर वही फार्मूला लगाएं जो पहले ऊपर मेंशन किया गया। क्या फार्मूला है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 काज अल्फा माइनस बीटा बाई 2। जैसे यहाँ फार्मूला अपडेट किया, यहाँ फार्मूला लगाने के बाद इक्वेशन नंबर जो 3 हासिल हो रही इसकी सेम बेटा वही चीज़ मिल रही है। अब जरा गौर करें, 2ym साइन की एक्स इंटू कास ओमेगा टी, इसमें ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को, और ये हिस्सा इसको किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शंस को। लिहाजा लिखेंगे एम्पलीट्यूड वेरी विद द टाइम इन स्टैंडिंग वेव, जबकि पीछे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट चल रहा था, लेकिन यहाँ हमारा एम्पलीट्यूड जो होगा वो वेरी करेगा टाइम के साथ साथ, क्योंकि जब एंटी नोड होता है तो मैक्सिमम हो जाता है, अब जब नोड होता है तो क्या हो जाता है, मिनिमम। इसकी वेरिएशन वहाँ पे हमें क्या करती है, दिखाई देती है। अब जरा इस चीज़ को देखें थोड़ा सा, मैं कैलकुलेशन छोटी सी शॉर्ट टाइम में समझा दूं। बेटा ये है साइन के एक्स की कीमत, ये जो के की कीमत है इसको यहाँ ले जाएं, के एक्स बराबर किसके, एन पाई के बराबर किसके, एन पाई के। जब हम एन पाई पुट करते हैं तो के की कीमत होती है 2 पाई ओवर लैम्डा, तो इसका मतलब है पाई को अगर पाई से आप कैंसिल कर दें तो एन की कीमत किसके बराबर है, एन लैम्डा बाई 2। और ये कौन सी जगह बनती है, नोड बनता है।
क्या बनता है, डॉट। चूँकि इसके ऊपर इसकी कीमत जो होती है साइन, आप जानते हैं कि साइन n पाई की कीमत जो होगी हमेशा 0 आएगी। तो 0 वो जगह होती है जहाँ पे क्या बनता है, डॉट। तो डॉट के लिए x की कीमत ये होगी। ओके, अब जरा यहाँ देखेंगे उसी क्वेश्चन में जो की एक्स है, अगर उसकी कीमत हम मैक्सिमम लें तो की एक्स की कीमत मैक्सिमम होती है π/2 या 3π/2 या 5/2, यानी एंगल साइन के लिहाज से 90 डिग्री 270 डिग्री, इनके ऊपर हमेशा साइन क्या होगा, मैक्सिमम, और साइन 0 के ऊपर पाई के ऊपर क्या होगा, मिनिमम। तो वहाँ लिखा था n पाई, तो यहाँ अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे के एक्स इज इक्वल टू n π/2 या n + 1/2 π/2। तो हम लिखा के एक्स इज इक्वल टू n + 1/2 इंटू क्या है पाई, वो 2 अंदर लिखें या बाहर एक ही बात है। के की कीमत है 2 पाई ओवर लैम्डा, पाई को पाई से फिर उसी तरीके से क्या कर दीजिएगा, कैंसिल, और आपके पास क्या कीमत आ जाएगी, n + 1/2 इंटू लैम्डा। ये क्या चीज़ पैदा कर रहा है, एंटीडोट। ये क्या पैदा कर रहा है, डॉट। तो डॉट वहाँ पैदा होता है जहाँ इसकी कीमत हम n पाई से कंपेयर करते हैं, और एंटीडोट वहाँ पैदा होता है जहाँ इसकी कीमत किससे कंपेयर करते हैं, जी n π/2 3n π/2, यानी इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम कीमत हम शो करेंगे। तो ये हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है, स्टैंडिंग वेव। दरमियान में हमने क्या पढ़ा, इंटरफेरेंस, और पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्पर्शन। तो बुनियादी तौर पे प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोजिशन के अंदर 3 बेसिक बड़े आर्टिकल्स हैं, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस और कौन सी चीज़ होगी, स्टैंडिंग वेव्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।